ये डॉक्यूमेंट्री है दुनिया को फतह करने वाले अलेक्जेंडर महान की, जिन्हें युद्ध और लड़ाई की नेतृत्व शैली ने उन्हें इतिहास के सबसे महान सेनानायकों में से एक बनाया। उनकी रणनीतियां, साहस और अपने सैनिकों के प्रति समर्पण ने उन्हें न केवल युद्ध के मैथियान में बल्कि इतिहास के पन्नों में भी अमर कर दिया। ये वास्तविक घटना है हाइड स्पेस युद्ध की, जो अलेक्जेंडर महान की सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण लड़ाइयों में से एक था, जो भारत के पंजाब क्षेत्र में हाइड स्पेस में थी, आधुनिक झेलम ने थी के तट पर लड़ा गया। यह युद्ध अलेक्जेंडर और पोरस के बीच हुआ, जो अपनी वीरता और रणनीति के लिए प्रसिद्ध है। अलेक्जेंडर नवयुवक है और जोश से भरा हुआ है। उसने अपनी आर्मी को ग्रीस से लेकर पर्शिया तक युद्ध में लीड किया है। अलेक्जेंडर दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए रणनीतियां बनाते हैं। वे भविष्य की संभावनाओं को पहचानने और उनके लिए योजना बनाने में माहिर हैं। अब वो एक नई और अनजान देश को जीतने निकला है, जो है हिंदुस्तान। वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि अधिक लोग भी इसका लाभ ले सके। याद रहे, दूसरे का भला होगा तो आपका भी भला होना तय है। अपनी राय कमेंट करके बताएं आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, और हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अलेक्जेंडर को सिर्फ जीत नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसी विरासत चाहिए जो इतिहास में हमेशा याद रखी जाए। उसकी नजर ईस्ट की तरफ टिकी हुई है, उन जगह जिन्हें अभी तक जीता नहीं गया है। अलेक्जेंडर का सामना कर रहा है पोरुस, पौरवा किंगडम का राजा। हिंदुस्तान, जो कि उस जमाने में सिंध से जाना जाता था। फॉरेन इन्वेजन होने का सबसे बड़ा कारण रहा है हिंदुस्तान में एकता न होना, लड़ना झगड़ना, यही कारण रहा रही। विदेशी आक्रमण हिंदुस्तान पर बार बार होते रहे हैं। अलेक्जेंडर का पोरस पर और हिंदुस्तान का पहला विदेशी आक्रमण था। पुरुष की सबके बड़ी ताकत थी उसके लड़ाकू हाथी शक्ति और उसके लोगों की जबरदस्त समझदारी। जिन्होंने अपने क्षेत्र के भूगोल को समझा, वो अपने क्षेत्र को अच्छे से समझता है। उसकी नथिया, मानसून और घने जंगल को अच्छे से समझता है। उसकी रणनीति है कि वो भूगोल के एडवांटेज का इस्तेमाल करके अलेक्जेंडर को कुचल दे। अलेक्जेंडर की आर्मी पेशेवर है, वो अनगिनत बैटल्स लड़ चुकी है और युद्ध में अभ्यस्त है। युद्ध क्षेत्र और अलेक्जेंडर महान की सेना। अलेक्जेंडर की असली ताकत है मैसेडोनियन फैलेंक्स, यानी भाले। सोचो, आर्थिमियों की एक बड़ी कतार, जिनके पास सारिसा नाम के लंबे लंबे भाले हैं। ये भाले जो 18 फीट तक लंबे होते हैं, ये लोग एक ऐसी दीवार बना देते हैं जिसे भेदना लगभग नामुमकिन होता है। सैनिक बैटलफील्ड में एक होकर आगे बढ़ते हैं। उन्हें हमलों को झेलने और बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। फैलेंक्स फौलाद और हिम्मत का एक धीरे चलने वाला पर न रुकने वाला सैलाब है। फैलेंक्स को सपोर्ट करने के लिए होते हैं हाइपैस्पिस्ट्स, जो बहुत ही खास पैथल सैनिक होते हैं। ये ज्यादा वर्सटील होते हैं, फैलेंक्स के किनारों की हिफाजत कर सकते हैं। फिर आते हैं एग्रीनियंस, बाल्कन पहाड़ों के जबरदस्त भाला फेंकने वाले। ये लाइट इन्फेंट्री सैनिक छोटी मोटी लड़ाइयों और दुश्मन के फॉर्मेशंस को तितर बितर करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अलेक्जेंडर तीरंदाजों का भी इस्तेमाल करता है, जिनके तीर मेन लड़ाई शुरू होने से पहले ही खलबली मचाने में माहिर होते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर की आर्मी का असली हीरा है कंपेनियन कैवलरी। इसे खुद अलेक्जेंडर लीड करता है। ये ऊंचे घरानों के लोग होते हैं, भारी कवच पहने हुए और शांतियर घोड़ों पर सवार। ये वो हथौड़ा है जो दुश्मन की लाइंस को चकनाचूर कर देता है। उनकी स्पीड और शॉक पावर अतुल्य है, जिसने कई लड़ाइयों का पासा पलट दिया है। राजा पोरस के पास एक जबरदस्त सेना है जो इंडियन मिलिट्री ट्रेडिशंस में डीपली रूटेड है। उनकी आर्मी का सबसे बड़ा एडवांटेज है उनके वॉर एलिफेंट्स का थैल। उनकी पीठ पर हाथी लगे होते हैं, जिन पर आर्चर्स और जैवलिन मैन होते हैं। उन्हें चार्ज करने, रौंदने और दुश्मन के फॉर्मेशंस को तोड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। हाथी पोरस के डिफेंस का वैनगार्ड बनाते हैं। उनका इरादा है कि वो इन्हें मैसेडोनियन फैलेंक्स को डिसरप्ट करने के लिए यूज करें। उनकी मोटी खाल कई वेपन से प्रोटेक्शन देती है। उनके तियंत नुकीले होते हैं और उनकी सूंड सोल्जर्स को उठा लेने में केपेबल होती है। जब वो चलते हैं तो जमीन कांपती है। उनके चिंगाड़ने की आवाज एक डरावनी तिहाड़ जैसी होती है, जो इंसानों और घोड़ों दोनों को डराने के लिए होती है। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पुराने जमाने के टैंक्स हैं, शाही पावर का सिंबल। पोरस की स्ट्रैटेजी उनके हाथियों के ओवरवेलमिंग इंपैक्ट पर डिपेंड करती है। सेक्शन 5, एक डेयरिंग चाल।
अलेक्जेंडर का सीक्रेट रिवर क्रॉसिंग। हिडास्पेस नेथी मॉनसून की बारिश से उफनती हुई एक जबरदस्त रुकावट पेश कर रही थी। पोरस ने अपनी सेना को नीथेई के पूर्वी किनारे पर तैनात किया हुआ था। उसे पूरा भरोसा था कि अलेक्जेंडर आसानी से नदी पार नहीं कर पाएगा। वो मैसेडोनियंस के मेन कैंप पर नजर रखे हुए था, ये उम्मीद करते हुए कि वो सीधा हमला करेंगे। लेकिन अलेक्जेंडर तो धोखे का उस्ताद था। वो जानता था कि उफनती नदी के पार से सीधा हमला करना पोरस के हाथियों के सामने बहुत नुकसानदायक होगा। उसे एक अलग प्लान चाहिए था, कोई कमाल का टैक्टिकल आइडिया। अलेक्जेंडर ने कई सारी चालाकियां करनी शुरू की। वो अपने सैनिकों को नीथेई के अपने किनारे पर इधर उधर मार्च कराता। वो जानबूझकर ऐसी तैयारियां दिखाता जैसे वो अलग अलग जगहों से नीथेई पार करने वाला हो। सप्लाई वाली नावों को इधर उधर किया जाता और खूब शोर शराबा मचाया जाता। ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि पोरस कंफ्यूज हो जाए और अंत्याजा ही लगाता रहे। वो भारतीय राजा की चौकसी को कमजोर करना चाहता था। अलेक्जेंडर के प्लान का मेन पॉइंट था एक छिपा हुआ किनारा नीथी में करीब 17 मील ऊपर की तरफ। वो जगह एक जंगली द्वीप और नीथी के एक बड़े मोड़ के पीछे छिपी हुई थी। ये जगह पोरस के मेन ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स की नजर से दूर थी। अलेक्जेंडर ने तय किया कि यही उसकी क्रॉसिंग पॉइंट होगी। वो एक चुनी हुई टुकड़ी को लेकर जाएगा, रात के अंधेरे और भयंकर तूफान की आड़ में। सेक्शन 6 तूफानी लहरों से टक्कर, द पेरिलस एडवांस। क्रॉसिंग शुरू होती है एक अत्यंत घोर अंधेरी रात में। तूफान पूरे जोरों पर है, बिना किसी नरमी के। बारिश सिपाहियों को अंधा कर रही है और हवा उनके काम चलाऊ राफ्ट्स और लेदर बोट्स को पलटने पर तुली है। हेडास्पस में पानी का बहाव उफान पर है, उसकी करंट बहुत ही स्ट्रांग है। सोल्जर्स अपनी नावों पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए जूझ रहे हैं। घोड़े तूफान और अनस्टेबल नावों से डरे हुए इस कैओस को और बढ़ा रहे हैं। हर यार्ड आगे बढ़ना इन मुश्किल हालात से एक बैटल जैसा है। यह उनके करेज और एंड्योरेंस का टेस्ट है। कई बोट्स तो रास्ते से भटक जाती हैं। अंधेरा बिल्कुल घना है, बस लाइटनिंग की चमक से ही थोड़ी रोशनी होती है। ये फ्लैशेस थोड़ी देर के लिए इस डेस्परेट स्ट्रगल वाले सीन को रोशन कर देती हैं। आदमी नावों के टूटे फूटे हिस्सों को पकड़े हुए हैं, तूफान के शोर में एक दूसरे को पुकारने के लिए चिल्ला रहे हैं। वो जंगल वाला आइलैंड जिसे अलेक्जेंडर ने सोचा था कि वो नाथी का दूसरा किनारा है, कंफ्यूजन पैथिया कर थीता है। वो लोग वहां उतरते हैं ये सोचकर कि वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, पर तभी उन्हें पता चलता है कि नाथी का एक और पहले से भी चौड़ा चैनल अभी पार करना बाकी है। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी अलेक्जेंडर आगे बढ़ते रहते हैं। उनकी प्रेजेंस, उनका अटूट डिटर्मिनेशन उनके सिपाहियों को इंस्पायर करता है। फाइनली ऐसा लग रहा था मानो स्थियां बीत गईं। उसके बाद पहले सैनिक नीथी के पूर्वी किनारे पर पहुंचते हैं। वो पूरी तरह भीगे हुए हैं, एकदम थके हुए, पर उन्होंने कर दिखाया। सेक्शन 7 क्लैश ऑफ टाइटन्स, एलिफेंट्स और सरिसस का आमना सामना। सुबह होते ही पोरस को अलेक्जेंडर के नथी पार करने का पता चलता है। वो चौंक जाता है। वो अपने बेटे को कैवलरी और रथों के साथ मैसेडोनियंस को रोकने के लिए भेजता है। ये फोर्स बहुत छोटी होती है। अलेक्जेंडर के वेटरन्स उनका काम तमाम कर देते हैं। पोरस का बेटा मारा जाता है। ये खबर सुनकर पोरस टूट जाता है, लेकिन उसे अलेक्जेंडर की मेन फोर्स का सामना करना ही पड़ता है। वो अपनी आर्मी को खतरे का सामना करने के लिए मूव करता है। बैटलफील्ड एक कीचड़ वाला मैथियान होता है। पोरस अपने वॉर एलिफेंट्स को फ्रंट लाइन में लगाता है। उसकी इन्फेंट्री उनके बीच की खाली जगह भर देती है। उसकी बची हुई कैवलरी और रथ विंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अलेक्जेंडर आगे बढ़ता है। वो हाथियों को देखता है, एक डरावना नजारा। उसे पता होता है कि उसके हॉर्सेस सीधे उन पर चार्ज नहीं करेंगे। उसकी टैक्टिक्स एकदम सटीक होनी चाहिए। वो अपनी फैलंक्स को सेंटर में रखता है, लेकिन उसे थोड़ा पीछे रखता है। उसके आर्चर्स और एग्रेनियंस हाथियों और उनके महावतों को निशाना बनाते हैं। लड़ाई एक भयानक शोर शराबे के साथ शुरू हो जाती है। चिंघाड़ते हुए हाथी आगे चार्ज करते हैं, जमीन को हिलाते हुए। मैसेडोनियन आर्चर्स तीरों की बौछार कर देते हैं। सेक्शन 8 जब बाजी पलटती है, कैवेलरी और हिम्मत। जब फैलेंक्स हाथियों और इंडियन इन्फेंट्री के साथ लगी हुई थी, सिकंदर को अपना मौका मिल गया। वो अपनी एलीट कंपेनियन कैवेलरी को लेकर एक जबरदस्त मैनूवर करता है। वो कीचड़ में से सरपट थियोड़ते हैं। उनका निशाना थी पोरस के बाएं फ्लैंक पर मौजूद इंडियन कैवलरी। मैसिडोनियन घुड़सवार जो ट्रेनिंग और साजो सामान में बेहतर थे, इंडियन घुड़सवारों से जा भिड़ते हैं।
झटका बहुत जबरदस्त था। इंडियन कैवेलरी, जो पहले वाली झड़प से पहले ही थोड़ी परेशान थी, इस चार्ज के प्रेशर में बिखरने लगती है। पोरस, जो अपने ऊंचे हाथी पर सवार था, बहुत ही हिम्मत से लड़ता है। वो अपने सैनिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत था, भाले फेंकते हुए और अपनी फौजों को निर्देश देते हुए। उसे अपने फ्लैंक पर खतरा देखता है और वो अलेक्जेंडर को रोकने के लिए अपने ट्रूप्स को फ्यूसरी तरफ भेजने की कोशिश करता है। पर मैसिडोनियन किंग तो रुकने वाला नहीं था। उसकी कैवेलरी और अंतर तक घुस जाती है, इंडियन इन्फेंट्री को बाजू से घेरते हुए। उसी वक्त अलेक्जेंडर ने कोइनस को एक थ्यूसरी कैवेलरी ब्रिगेड के साथ ऑर्डर दिया कि वो और भी घूमकर इंडियन राइट फ्लैंक के पीछे पहुंचे। इससे एक पिंसर मूवमेंट बनता है। इंडियन आर्मी, जिस पर अब सामने और थियोनो फ्लैंक से अटैक हो रहा था, उसका तालमेल बिगड़ने लगता है। बेकाबू हाथी, जिनमें से कुछ को मैसेडोनियंस ने उनकी अपनी ही सेना की तरफ भगा दिया था, इस अफरा तफरी को और बढ़ा देते हैं। सेक्शन 9, एक राजा का ऑनर, सरेंडर और एक नई सुबह। लड़ाई घंटों तक चलती है। पोरस की सेना चारों तरफ से घिर जाती है और बहुत ज्यादा नुकसान उठाती है। राजा पोरस अपने हाथी के ऊपर बहादुरी से लड़ते हुए सबका ध्यान खींचते हैं और आसानी से निशाना बन जाते हैं। उन्हें कई जख्म लगते हैं, उनके कंधे पर, उनके हाथ पर, उनके पैर पर। फिर भी वो हार नहीं मानते। वो अपने सैनिकों को निर्देश देते रहते हैं। उनका हौसला टूटा नहीं था, भले ही उनकी सेना उनके चारों तरफ बिखर रही थी। उनकी हिम्मत देखकर उनके मैसेडोनियन दुश्मन भी उनकी इज्जत करने लगते हैं। आखिरकार खून बहने और थकान से कमजोर होकर वो लड़खड़ाने लगते हैं। अपने राजा की यह हालत देखकर और ये समझकर कि अब और लड़ने का कोई फायदा नहीं, पोरस के अटेंडेंट्स उन्हें हाथी से नीचे उतरने के लिए मना लेते हैं। उन्हें पकड़ लिया जाता है। वो एक पहाड़ जैसे आथेमी थे। अपने घावों और हार के बावजूद उनका सिर ऊंचा था। सिकंदर, जिसने पोरस की बहादुरी देखी थी, उनके पास आता है। मैसेडोनिया का राजा, जो शाही डिग्निटी और एक बहादुर ओपोनेंट की कीमत समझता था, पोरस से पूछता है कि वो अपने साथ कैसा सलूक चाहते हैं।